सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं रियासी इलाके में आया हुआ हूँ और रियासी से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे और क्या क्या रियासी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे और किन किन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से मंत्री रह चुके, यहाँ पर जो लोग मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं इस पूरी बेल्ट से, उन्होंने किस तरह से काम किए, वो सब बात करने के लिए आज मेरे साथ रियासी के दो युवा हैं और दोनों से मैं बात करूंगा। और दोनों युवा जो हैं अलग अलग आइडियोलॉजी से हैं, एक भाजपा की आइडियोलॉजी से हैं और दूसरे कांग्रेस की। मेरे बिल्कुल राइट साइड बैठे हुए हैं अमित जी, जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड बैठे हुए हैं राघव जी, ये बीजेपी से हैं और बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों यूथ हैं, दोनों से बात करेंगे। मैं पहला मौका कांग्रेस पार्टी को दूंगा क्योंकि इस टाइम सेंटर में भाजपा की सरकार है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से यहाँ पर गवर्नर रूल और उसके बाद अब एलजी रूल यहाँ पर चल रहा है, उसके पहले भाजपा की सरकार यहाँ रही। 25 एमएलए दिए गए और रियासी से भी एक मंत्री भी दिए गए थे। तो इनकी बात कुछ देर बाद सुनेंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस की बात इसलिए क्योंकि हम ये जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस सेटिस्फाई है भाजपा के रूल से, चाहे वो सेंटर में हो या फिर इस रियासी इलाके की हम बात करें। तो अमित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एज ए यूथ आपको लगता है कि भाजपा रिप्रेजेंट कर पाई है यूथ को स्पेसिफिक रियासी से? देखिए, जब से 2014 से भाजपा की सरकार हमारी स्टेट में भी आई थी और सेंटर में भी आई थी, और जो भी वादे इन्होंने युवाओं के साथ किए थे, जैसे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, जहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक वो वादे जो पूरी तरह से पूरे किए गए हैं। तो युवा, आपने देखा होगा, युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के लिए वोट किया था 2014 के इलेक्शंस में भी, और 2019 में भी उन्होंने भाजपा को ही वोट किया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला आया नहीं, खासकर जम्मू के युवाओं के लिए, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब बैंक की लिस्ट निकली है, जेके बैंक की एक लिस्ट निकली है, तो उस लिस्ट को क्रैश किया गया, क्योंकि जैसा कि हमारे पहले जो गवर्नर साहब थे उन्होंने बताया था कि ज़्यादा युवा जो जम्मू से सिलेक्ट हुए थे, इस वजह से इस लिस्ट को क्रैश किया गया। SRO 202 को अभी तक इम्प्लीमेंट जो इन्होंने किया है, उसके खिलाफ युवा हैं कि SRO 202 को वापस लिया जाना चाहिए, तो वो अभी तक सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। 50,000 नौकरियां युवाओं के लिए गवर्नर साहब ने कहा था, भाजपा सरकार ने कहा था, वो अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। तो बहुत सारी कमियां हैं जो युवा अभी सरकार से भी खफा हैं, और ख़ासकर हमारी ये डिमांड शुरू से रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएँ। अभी तो चलो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 के तहत चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब भी ये कोविड-19 का प्रकोप ख़त्म होता है तो हमारी यही डिमांड है कि इलेक्शंस करवाई जाएं, ताकि युवाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लोकल नुमाइंदे आगे आएँ और उनकी डिमांड्स जो हैं उनको पूरा किया जाए। चलिए, ये कहना है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने, अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, SRO 202 की बात की है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट फ्रॉड की बात की है और इलेक्शंस की बात की है। भाजपा से हम बात करते हैं। राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए हैं कि ये चीज़ें भाजपा द्वारा इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट फ्रॉड की बात मैं भी करना चाहूँगा। सत्यपाल मलिक जी ने ये बात सबके सामने रखी, आपने भी ऑडियो सुना होगा। आप इन सब चीज़ों को किस तरह से इनके ऊपर अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, नहीं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जैसे मेरे भाई अमित जी ने कहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने सारे विषयों को रखा है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से एक बहुमत मिला था और वो सत्ता में आए थे, देश की परिस्थिति किन हालात से गुजर रही थी, उसके बाद भारत बहुत ग्रो किया है। आज पूरे दुनिया में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर मैं खासकर रियासी की बात करूं तो यहाँ क्या क्या हुआ है, अभी पिछले दिनों यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पौनी ज़िले के अंदर एक डिग्री कॉलेज मिला है, कटरा के अंदर डिग्री कॉलेज मिला है, हमारे भमाग के एरिया में एक डिग्री कॉलेज मिला है। तो ऐसे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार काम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि इस समय पर भारत, यहाँ जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश में है, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है, हमारी सरकार तो नहीं है।
लेकिन केंद्र में जिस प्रकार से लगातार काम हो रहा है, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, मुद्रा योजना से, मैं अमित जी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो इतने बड़े 100 करोड़ जनसंख्या के लोगों को नौकरियां देने का अगर अवसर सरकार के पास नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुद्रा के माध्यम से, बैंक लोन्स के माध्यम से लगातार एम्प्लॉयमेंट दे ही रहे हैं। और हमें बैंक में जाकर के देखना चाहिए कि बहुत से लोगों ने मुद्रा को लेकर के अपना काम शुरू किया। मैंने खुद ने मुद्रा का लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू किया है, वो भी एक तरीका है। और लगातार धीरे धीरे जैसे 50,000 नौकरियों की बात बार बार आ रही है, तो 50,000 नौकरियां अब ये पूरे देश भर में पता है कि ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाली है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये अब जैसे ही परिस्थितियां ठीक होंगी, ये 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में आएंगी। लेकिन कोरोना वायरस तो अभी आया है, इससे पहले ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव क्यों नहीं करवाई गई आपकी तरफ से? देखिए, ये मतलब मेरे को अगर आप पूछो हमारी तरफ से, ये थोड़ा सा प्रश्न मुझे लगता है उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सरकार का हिस्सा नहीं है। हाँ, पिछली सरकार में रहते हुए किस प्रकार की परिस्थितियाँ, सेंटर में तो इस टाइम भाजपा है और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तो डायरेक्ट सेंटर का ही जो है कंट्रोल है यहाँ। मतलब हाँ, अभी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से किस प्रकार का विवाद आपने देखा होगा। 5 अगस्त के बाद 370 हटाना, 35 हटाने के बाद की परिस्थितियों को ठीक से कंट्रोल में रखने में कुछ समय गया है। उसको मैं मानता हूँ कि वो कुछ समय गया, उसके बाद ये कोरोना की परिस्थिति आई हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट केंद्र की बात करें, अभी जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, उसमें ये कोरोना के बाद, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी आप लगातार बात करते ही रहते हैं, उन्होंने भी ये कहा है, आश्वस्त किया है कि कोरोना के तुरंत बाद और हो सकता है इसी के इन बिटवीन वाइड संख्या में जो है नौकरियां मिलेंगी। तो आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि नौकरियां मिलने जा रही हैं आपको? देखिए, रविंदर रैना जी की अगर ये बात करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, रविंदर रैना जी की बात को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, खासकर युवा, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जिनको मतलब सुनकर भी हंसी आती है। और अगर डिग्री कॉलेज की बात की मेरे भाई ने, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि डिग्री कॉलेज की जो पहली लिस्ट निकली थी, उस लिस्ट में ना तो पौनी का नाम था, और बमाग का जो इन्होंने कहा, बमाग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिस एरिए को वो मिला था, और कटरा को मिला था, उसकी हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं। और उसके बाद पहली लिस्ट में नाम ना आने के बाद पौनी के लिए कांग्रेस पार्टी ने ज़ोरदार प्रदर्शन पौनी हेडक्वार्टर में किया था, और उसकी डिमांड जो आगे रखी गई थी दोबारा से, और उसके बाद मिला है। और उसको लेकर भी पौनी के लोग खफा हैं, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज पौनी से इतनी दूर बनाया गया कि पौनी के लोग नाराज़ हैं कि इतनी दूर जाकर आपने एक कोने पे जाकर डिग्री कॉलेज बनाया है। तो दूसरी बात यही है कि अगर आप जॉब्स की बात करते हैं कि 2014 से आपको मैंडेट मिला है, ऐसा नहीं है कि आपको 2019 में मैंडेट मिला है। और उसके बाद जब आपकी यहाँ पर सरकार महबूबा मुफ्ती जी के साथ थी, उसके बाद आपका जब गवर्नर आया, तो आपके ही प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि गवर्नर तो अपना बंदा है, हमारा बंदा है। अगर गवर्नर आपका बंदा है, तो आपने फिर उनसे क्यों नहीं बात की कि जल्द से जल्द युवाओं को रोज़गार दिया जाए। अभी जो डोमिसाइल लॉ आया, उसमें भी आपने देखा कि बाहर के युवाओं को भी इन्होंने वो कर दिया कि वो भी यहाँ पर नौकरियाँ ले सकते हैं। और फिर इन्हीं की पार्टी के युवाओं ने जो था, वो सभी लोग इनके अपोजिशन में आ गए। उसके बाद जाकर उस डोमिसाइल लॉ में युवाओं को रोज़गार देने का जो फैसला लिया गया कि उनको अब 100% जम्मू कश्मीर के युवा ही ड्यूटी में रोज़गार पाने के लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो ये इनके खिलाफ ही ये बात जाती है कि युवाओं ने खिलाफ जाकर ये बात कही है। आपके प्रेसिडेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता, ये एलिगेशन लगाया कांग्रेस ने। आपके प्रेसिडेंट जो बोलते हैं, उन बातों का कोई उन बातों को सीरियसली नहीं। जो मुद्दे इन्होंने कहे हैं, अमित जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनका कुछ विरोधाभास इनकी बातों में ही है। जैसे मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि गवर्नर, आपका गवर्नर हम सबका गवर्नर है। हम जिस जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो गवर्नर आपके भी हैं, हमारे भी हैं, वो सम्माननीय हैं। दूसरी बात, जो ये रविंद्र रैना जी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन डोमिसाइल लॉ आया था, उसके तुरंत शाम को ही आपने उनसे बात की थी। आप ही का मैंने वीडियो देखा है। उन्होंने कहा था कि 90% सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को मिलेंगी, और उनके वो आश्वासन देने के तुरंत बाद अगले दिन ही आपने देखा होगा कि सभी नौकरियाँ जो है जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए यहाँ पर सुनिश्चित की गई। दूसरा, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन पौनी में किया, तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन तो मैंने कोई नहीं देखा होगा।
हाँ कोई 5-10 लोग इकट्ठे होकर के कहीं प्रदर्शन किया होगा तो शायद कहीं हुआ होगा, बट बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है। अब उसमें भी पोनी को जो डिग्री कॉलेज मिला है उसमें भी ये किस प्रकार से माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो डिग्री कॉलेज मिला है वो उस कोने में क्यों मिला है, वो इस कोने में क्यों नहीं बनेगा। इस प्रकार की बातों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये कांग्रेस की लगातार पिछले कई दशकों से ये बांटने की राजनीति रही है। और दूसरी बात यह है कि रविंद्र रैना जी की बात को सीरियसली सब लोग लेते हैं और उन्हीं की बात जो उन्होंने आपसे की थी उसके बाद वो आपने उस निर्णय को भी देखा था डोमिसाइल लॉ का। और दूसरा मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा था कि अभी इन्होंने कहा है अभी मेरे भाई अमित जी ने कि आप बाहर के भी लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ दे देंगे। बाहर का कौन है? बड़ा प्रश्न मेरा ये है कि बाहर का कौन है? अगर हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो कोई दिल्ली या किसी भारत के किसी भी कोने से रहने वाला व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है क्या? आज भी हम इसी मानसिकता में कांग्रेस लगातार रहेगी। ये कह रहे हैं कि हमारे ही युवाओं ने विरोध किया तो डोमिसाइल लॉ में जो चेंजेस लाने पड़े। तो अगर उस बात को मान भी लिया जाए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंसर्न रखती है युवा क्या सोचते हैं, उसके लिए हमने उसके लिए कदम उठाया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 2011 में जब मैं साइंस कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय का केस आज भी मैं भुगत रहा हूं। उस समय न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो एनसी और कांग्रेस की सरकार ने जो लेकर के आए थे, लगभग 1.5 महीने तक लगातार संघर्ष करने के बाद वो 2011 से आज भी मैं कोर्ट के लगातार चक्कर लगा रहा हूं, उसके बाद हमने स्क्रैप करवाई थी। हमें लगातार सड़कों पर लाने के बाद वो लाठियां डंडे जेल में जाने के बाद उस पॉलिसी को हटाना पड़ा था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें युवा क्या सोचते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई रविंद्र रैना जी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और उसके लिए उन्होंने जो प्रयास हो सकते थे वो किया है और पूरे जम्मू कश्मीर के युवा खुश हैं। मेरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है, जो सवाल आपसे है, लेकिन उससे पहले मैं इनसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। सवाल ये है SRO 202 SRO 202 के ऊपर लगातार युवा बात कर रहे हैं और एक ऐसी पॉलिसी है जो यूथ के एंटी हैं और आप दोनों इस चीज़ से सहमत होंगे कि SRO 202 अगर किसी एम्प्लॉय से पूरा काम लिया जा रहा है तो उसको पूरी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही। कोरोना वायरस के अंदर SRO 202 के कई सारे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स को मुबारकबाद दे रहे हैं, कोरोना फाइटर्स कह रहे हैं, वॉरियर्स कह रहे हैं, और यही डॉक्टर्स SRO 202 के अंदर तनख्वाह नहीं ले पा रहे हैं। इसके ऊपर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए ये बहुत बड़ा अन्याय है। SRO 202 को इन्होंने ख़त्म करना चाहिए। और डॉक्टर्स की बात छोड़िए, अगर ये कहते हैं कि इन्होंने रोज़गार दिया है तो आपने देखा होगा कि थोड़े ही दिन पहले इन्होंने कितने सफाई कर्मचारी हटा दिए। रजौरी में जहाँ और एरिया में आपने देखा होगा पैरामेडिकल का स्टाफ इन्होंने 24 के तहत हटा दिया। तो रोज़गार देने के बजाय रोज़गार उनसे छीन रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो इनको रोज़गार देने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि रविंद्र रैना जी ने कहा था कि 90% युवा जो है उसको रोज़गार दिया जाएगा, तो ये रविंद्र रैना जी के कहने पर नहीं, जबकि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा के विरोध के बाद इसको डोमिसाइल लॉ में चेंजिंग लाई गई थी। इनके जॉब्स के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो उनके विरोध के बाद लाए गए थे। रविंद्र रैना जी तो उल्टा कह रहे थे कि बाहर के हमारे युवा जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं ये इतने सक्षम हैं कि हम बाहर के कहने का मतलब होता है कि आउट ऑफ स्टेट, हमारे भारत देश के रहने वाले हैं तो वो लोग, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और देश से हैं, वो हमारे लोग हैं। लेकिन हमें अपने जम्मू कश्मीर जो अब यूटी बना दी गई है, यूटी के जो युवा हैं उनके लिए भी रोज़गार जो है वो सुरक्षित रखना है। इसलिए हमने ये बात की थी कि यूटी के बाहर के जो लोग हैं उनको नौकरियां ना देकर अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार देना चाहिए। SRO 202 आपके प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार इसके खिलाफ बोल चुके हैं कि ये पॉलिसी हटनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता, हटाना भी पड़ता है। अभी तक SRO 202 को हटाया नहीं गया है। इसके तहत आने वाले कई सारे युवा रियासी बेल्ट से भी जुड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब इस पॉलिसी को हटा देना चाहिए, पूरी तरह से रिवोक कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये इसको करना ही चाहिए। और इसमें मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते तो आपसे कह रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यदि ये कहा है कि इस SRO 202 के खिलाफ वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर उस तरीके की परिस्थितियाँ नहीं है, ना यहाँ पर सरकार है। हम अपनी बात को रख सकते हैं या उस बात के लिए संघर्ष कर सकते हैं।
लेकिन अभी मेरे हाथ में या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भाजपा जो जम्मू कश्मीर के है उनके डायरेक्ट हाथ में अभी कुछ नहीं कि हम ऑर्डर निकालेंगे और कल को वो हो जाएगा। उन्होंने भी आपको आश्वस्त किया है, मैं भी आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम SRO 202 के बिल्कुल खिलाफ हैं। किसी भी प्रकार से दो व्यक्ति जो एक ही काम कर रहे हैं, किसी को अधिक पैसा मिलेगा किसी को कम पैसा मिलेगा, ये कहीं तक किसी भी हद तक जस्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इसको हटा देना चाहिए। अभी इनके हाथ में कुछ नहीं है, इससे पिछले 3 साल इनके हाथ में सब कुछ था, तब भी नहीं हटा पाए। इस पे देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे डिग्री कॉलेज की बात रही थी तो मैं राघव जी को बताऊंगा कि जब हमारी सरकार थी 2013 में भी मैंने 13 से लेकर ये आंदोलन चला है कि पौनी को डिग्री कॉलेज दिया जाए। और अगर राघव भाई ने ये नहीं देखा होगा तो मैं इनसे कहूँगा कि ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दें, मैं इनको वो सारे पिक्स, वो सारे प्रोटेस्ट की फ़ोटोज़ 2012 से लेकर जो आंदोलन हमने गांव-गांव में जाके मैंने किया था, और उसके बाद हमारे नेताजी हैं जो यहाँ से पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में भी हमने बहुत बड़ी रैली निकाली थी जिसमें 1000-1500 लोग थे। और वो तहसीलदार को हमने मेमोरेंडम दिया था कि वो हमारा मेमोरेंडम जो आगे सरकार तक या गवर्नर साहब तक पहुंचाएं, उसकी भी मैं कॉपीज़ इनको दे सकता हूं कि क्योंकि इनको अगर वो 5-10 आदमी लगते हैं, क्योंकि भाजपा की जो नज़र है उसमें इनको सीमित ही नज़र आता है, तो पूरा देखने के लिए इनको मैं वो प्रूफ दे सकता हूं। बाकी अब अगर गवर्नर है या यूटी है तो यूटी भी तो सेंटर के अंडर आ रही है, पूरा कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट का है, तो इनको संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। MP साहब बैठे हैं, वो MOS हैं, PMO में बैठे हैं, उनको पूरी पावर्स हैं, वो युवाओं के लिए पॉलिसी बनाएं और जल्द से जल्द इनको वो SRO 202 भी रिवोक करना चाहिए और उसके बाद 50,000 नौकरियां उन्होंने देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो वही हमारे एक किस्म से हम उनको चीफ मिनिस्टर भी अपना कह सकते हैं, क्योंकि वो PMO ऑफिस में बैठे हैं। हमने, हमारे युवाओं ने, हमारे लोगों ने उनको जिताकर भेजा है, तो उनका दायित्व बनता है। और मैं बताऊं, अब 1 साल होने को आया है, इनसे पूछिए कि वो कितनी बार रियासी का दौरा करके गए हैं जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए बात कही हो। अच्छी बात की कि डॉक्टर साहब इस टाइम PMO में MOS हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक कोई युवा है, उन्होंने कुछ फेसबुक पे लिखा था और उनका कुछ जवाब आया कि अगली बार आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। आपको लगता है कि एक इतनी मतलब इस स्थिति में बैठे हुए शख्स को इस तरह की बात करनी चाहिए जो इस टाइम MOS हैं PMO में, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो तो अभी जम्मू कश्मीर के एज ए चीफ मिनिस्टर ही हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बात? नहीं, देखिए मैंने उस पूरे विषय के बारे में सुना है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक तरीके से मैं अगर उस पर देख करके टिप्पणी करूंगा तो मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता के लिए दिक्कत है। आप ये प्रश्न उन्हीं से अगर आप करें तो ठीक होगा, लेकिन हाँ एक बात मैं जोड़ना, अगर कोई युवा अगर कोई इस तरह की बात करता है तो आपको लगता है कि इतनी इस तरह की, क्योंकि फेसबुक एक टू वे कम्युनिकेशन है, हम अपनी बात रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी बात रख सकता है, और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हथियार होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी कैसी भी बात कर सकता है, हमें उस बात को सुनना चाहिए और उस पर किस प्रकार से काम किया जा सके वो भी करना चाहिए। और उसके साथ ही मैं, क्योंकि जो मुद्दे थे उसमें इन्होंने कुछ अभी कहा है कि 2012 में ये लोग जा कर के तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया था गवर्नर के लिए, तो 2012 में यहाँ पर कौन विधायक था और कौन मंत्री था, और इनकी अपनी ही कांग्रेस की सरकार के रहते हुए अगर इन्होंने एक मेमोरेंडम देना पड़े तो ये बहुत बड़ा। अभी देखिए जिस तरीके से 3 डिग्री कॉलेज की मैंने बात की है, उसके बाद कई सारे हायर सेकेंडरीज़ हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जिस दौरान इनकी जब कांग्रेस की सरकार थी कितने डिग्री कॉलेजेस इन्होंने दिए, बट ये एक पुरानी बात हो जाएगी, मैं उसमें बहुत जाना नहीं चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं भी चाहूँगा कि 2012 को डिस्कस करना चाहिए, हम आज की बात करें। इस टाइम सबसे बड़ा इशू है 4G का। 4G यूथ इस टाइम चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं घरों से, और कई बच्चे यहाँ पर आके अपनी ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कोरोना वायरस के चलते यहाँ से बैठ के अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं। उन सबको काफ़ी दिक्कत आ रही है 4G को लेकर। मैं पहले इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा कि 4G के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर कश्मीर के अंदर हालात ख़राब है, तो जम्मू डिवीज़न को क्यों 4G से सफ़र करना पड़ा? देखिए 4G तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इस समय में जब कोविड-19 चल रहा है तो स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना रोज़ नया ऑर्डर आते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, आप घर में बैठ के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको नेटवर्क ही सही तरीके से नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे
कैसे चला सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ एक बच्चे को आप मटेरियल भेज सकते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, उसमें आपको मतलब ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। और अगर 4G की बात है तो 4G आप उन इलाकों में चलाइए जहाँ पर हालात बिल्कुल सामान्य हैं, वहाँ पर चलाइए। अगर किसी जगह पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो हम भी नहीं चाहते कि जनता के साथ कोई ऐसा मतलब उनकी लाइफ रिस्क पे लाई जाए, तो ये डिमांड हमारी है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि टोल प्लाज़ा की एक हमारा बहुत बड़ा इशू रहा है रियासी के लोगों के लिए। हमारे डॉक्टर साहब ने आज तक वो टोल प्लाज़ा का इशू सॉल्व क्यों नहीं करवाया। हर साल उसका रेट बढ़ाया जाता है। अभी 10-15 दिन पहले भी उसका रेट 10 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, वन साइड के लिए 10 रुपये बढ़ाया गया और दोनों साइड के लिए 5 रुपये बढ़ाया गया। और मैं राघव भाई को भी ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने भी इस बारे में डॉक्टर साहब से बात की थी, और आप हैरान होंगे आशीष भाई कि डॉक्टर साहब का जवाब था कि मैं तो इस बारे में जानता ही नहीं कि जनता से इतना पैसा वसूला जा रहा है। अगर हमारा एक नुमाइंदा इस बारे में बात करेगा कि मुझे इस इशू का पता नहीं है, जो नेशन वाइड मतलब पूरी स्टेट में ये इशू चल रहा है, और उल्टा ये वाला टोल प्लाज़ा पे रेट कम करवाने के बजाय इन्होंने 2-3 टोल प्लाज़ा और लगा दिए। और मैं इनको ये भी बताना चाहूँगा कि 2012 में अगर हमने जन आंदोलन किया था तो 2012 में विधायक जी इन्हीं के थे, बलदेव राज शर्मा जी इन्हीं के विधायक थे, सरकार हमारी थी। यही लोकतंत्र है कि हम अपनी सरकार होने के बावजूद अपनी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस में यही फ़र्क है कि भाजपा में आप अपनी आवाज़ जो है, जब आपकी सरकार होती है, आप आज भाजपा को के किसी लीडर को बोलिए, पीछे कैमरे के पीछे वो बोलेंगे कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन मुंह पर नहीं बोलेंगे। अगर हमारी सरकार होती, अगर गलत कर रही होती, तो हम आज भी सड़कों पर आकर अपनी सरकार का विरोध करते। तो ये इन्होंने पूछना चाहिए अपनी सरकार से, और अब डेमोक्रेसी लानी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी। इन्होंने डेमोक्रेसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि आवाज़ अगर कोई गलत चीज़ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही राघव, 4G का मैटर और जो टोल प्लाज़ा की बात की है, टोल प्लाज़ा के ऊपर जो इन्होंने अपनी बात रखी है, इन दोनों इश्यूज़ को किस तरह से आप देखिए 4G तो लागू होना ही चाहिए। हाँ, वो जैसे कह रहे हैं कि जो जिन क्षेत्रों में परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं वहाँ अगर ज़रूरी है तो वहाँ उसको बहाल ना किया जाए, लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ ठीक हैं वहाँ पर 4G लागू होना चाहिए। लगातार युवा इसके लिए आंदोलन कर ही रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग तरीक़ों से। और ये 4G तो हमारा मतलब एक राइट है, वो हम लोगों को मिलना ही चाहिए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, उन्होंने भी उसका जो निर्णय है वो सुरक्षित रखा है, किस प्रकार से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं बार बार इस बात को करता हूं कि कुछ मुद्दे जो हमारे हैं, जैसे 4G है, वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस तरीके से उसको देख रहे हैं। मैं उस पर टिप्पणी करूँगा, ये मेरे स्तर पर कुछ वो उचित नहीं होगा। मतलब मैं एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से कोई मैं एक प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं उस पर टिप्पणी करूँगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के यदि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है तो मैं भी उसी बात का समर्थन करता हूँ कि 4G तुरंत बहाल कर दिया जाना चाहिए। जितने भी शांतिपूर्ण ज़िले, जम्मू संभाग या कश्मीर के अंदर जितने भी शांतिपूर्ण ज़िले हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं टोल की, तो मैं लगातार जो रियासी के जो लोग देख रहे होंगे आपके JK मीडिया के माध्यम से, वो लोग जानते हैं कि मैं बहुत देर से, मैं खुद ने लगभग 1.5 महीना लगातार कटरा से लेकर के और सलाल तक जा कर के गाँव में हमने आंदोलन किए हैं। वो जो मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच लाने में हमारी बहुत भूमिका है। अब लोग उसको समझे चाहे ना समझे, बट मुझे लगता है कि जो 1.5 महीने का समय हमने कटरा और वो अपना कारुआ से लेकर के सलाल तक लगातार एक अभियान चलाया था कि इतना टोल हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग केवल दोमेल से लेकर के और जम्मू तक का रास्ता कवर करते हैं, 24 किलोमीटर आने जाने का। तो ये बिल्कुल अनुचित है और वो हमें माफ़ करना चाहिए। लगातार इसके लिए संघर्ष हम लोग करते आए हैं। बिल्कुल, ये आज का एक प्रमुखता कुछ मुद्दे थे, कुछ इश्यूज़ थे जिनके ऊपर मैंने सोचा कि रियासी में आके राघव जी और अमित जी से बात की जाए। दोनों यूथ नेता हैं और मैं चाहूँगा कि आइडियोलॉजी अपनी अपनी जगह रहे, लेकिन यूथ के इश्यूज़ आइडियोलॉजी से ऊपर आके, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी हैं, उन सब से ऊपर आके उन इश्यूज़ को जो है देखा जाए, ताकि यूथ को हमेशा लगे कि ये दोनों नेता जो हैं उनके अपने नेता हैं। और मैं चाहूँगा कि कोरोना वायरस के चलते भी और कोरोना वायरस के बाद भी जितने इश्यूज़ होते हैं, आप लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोरोना वायरस से ख़त्म होने के बाद अपने यूथ के साथ खड़े होकर हर इशू को उठाएं, ताकि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल भी पीछे ना रह सके बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, और राघव जी, अमित जी, आप दोनों का इस लाइव डिबेट में आने के लिए, और आप सभी का भी इस लाइव डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे और आपके मैसेजेस काफ़ी अच्छे थे, कुछ मैसेजेस को छोड़कर, क्योंकि कुछ मैसेजेस
जो हैं इग्नोर करने लायक होते हैं, जो मैं हर बार बोलता हूँ। बाकी आप लोगों ने इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारी हर डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करें, हर न्यूज़ को इसी तरह से लाइक करते रहें। हम आपको हर खबर हर वक्त देते रहेंगे। और आज मैं रियासी ज़िले में हूँ, आपको हर खबर रियासी की भी आज देता रहूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो रियासी के भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, करणदीप, वो इस टाइम मेरे साथ हैं और हर खबर वो आपको यहाँ से देते हैं। फ़िलहाल एक कमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। कोई शाहबाज़ मीर साहब हैं, उनका कहना है कि मैं आज रियासी पहुँचा हूँ। हाँ, शाहबाज़ मीर साहब, मैं रियासी आया हुआ हूँ और इसके बाद पुलवामा आ रहा हूँ। आप इंतज़ार करें। जय हिंद।